Good morning, everyone. Let's wait for one more minute. Let others also join, and then we will start. Okay. किसी को आज के टेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है? स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को मेरा? Okay, so let's start with the new topic. EBIT and EPS analysis we have completed in the last class last week. And today we will start with the new topic of your next syllabus topic in the module which we are going to conduct right now. Third module's next topic is capital structure theories. So, in this unit, basically, or in this module of syllabus, we have capital structure decisions, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज जो हम कर चुके हैं, EBIT EPS एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक था जो हम कर चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमारा थर्ड टॉपिक है, और इसके बाद हमारा बच जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड डिविडेंड मॉडल्स, लास्ट टॉपिक. तो बेसिकली हमारे थर्ड यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. So, before we move forward, I just want to recall and remind that we have studied what capital structure is.
Just to give you the overview, I will again explain what capital structure theories would be and capital structure is. These are four kinds of theories which we'll be studying in this topic. Net income theory is one of the theories which we implement or follow while setting, or while you can say studying the capital structure, restructuring the capital structure of our company. The net operating income, मोदिgliani मिलर एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ये चार हमारे पास थेरीज हैं जो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. ऑल्दो वी ऑल नो दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू, capital structure basically can be defined as the mix of owned capital, which is equity, or maybe retained surplus. इसके अलावा बोरोड कैपिटल जो होती है वो डिबेंचर्स या लोन्स होते हैं, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने कुछ पैसा अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है तो वो डिबेंचर्स या बोरोड कैपिटल होता है. सो ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का मिक्सचर जो हमारे पास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव रेज्ड आवर कैपिटल, इज बेसिकली कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ ऑप्टिमल कैपिटल, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जब हमने लीवरेज पढ़ा था कि आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. आइडियल और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेम थिंग. वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट जो है उसका कॉस्ट, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट जो है वो जितना कम से कम होगा वो हमारा एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा. क्योंकि जितना भी कॉस्ट, हमें कम कॉस्ट पे पैसा मिल पाएगा मार्केट से, उतना ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है. जितना भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उतना ही हमें उसके ऊपर देना कम पड़ेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ भी. तो हम अपना प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न जो भी है, एक तो अर्न भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमें खर्चा कम हो गया हमारा, और इस मैनर में वो हमारा मैक्सिमाइज भी करता है कैपिटल जो है स्ट्रक्चर हमारा मैक्सिमाइज करता है वैल्यू ऑफ द फर्म, या मैक्सिमाइज करता है हमारे प्रॉफिट्स को या वेल्थ को. मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स वेल्थ इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. हमारा एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर हम रखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हम ईपीएस को अपना हमेशा हाई रखें. जैसे हमने ईपीएस ईपीएस एनालिसिस में भी यही सब स्टडी किया था, 3-4 प्लान्स, डिफरेंट प्लान्स लेके, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट प्लान्स लेके कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान हमको सबसे ज़्यादा ईपीएस दे रहा है पर शेयर. एक्सक्यूज मी प्लीज. So basically this we always have to keep in mind, being the financial manager, that our wealth is maximized, and with the wealth we will always be focusing or maybe leading to maximizing the EPS also, or the dividend of the shareholder. So same may be achieved if the optimal capital structure is designed for the company. तो ये तभी हो सकेगा जब हमारा capital structure optimal है, जो कि least of the cost of capital है, and we are maximizing the profit. We are in the situation where we are maximizing the profit, and there is no other scope of increasing our profits. That means we are in the bestest of our times, or bestest of the company's time, where we can where we are maximizing. Planning a capital structure is a highly psychological, complex and qualitative process. अब कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया और हमें पता चलेगा कि क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, हमें कैपिटल रेस करना है, ओन कैपिटल से भी कर सकते हैं, डिवेंचर कैपिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे करना, प्लानिंग करना कि हम यहाँ से कितना लें, क्या करें. चाहे तो अब हम उसको ईवीआईटी ईवीएस एनालिसिस के प्रोसेस से करें या किसी भी तरीके से हम करें, तो वो हमारी प्लानिंग है प्रॉपर कि हम पहले. I'm so sorry, it went mute for a long time. So maximizing the shareholders' wealth, हमारा we already have given thought to it that it should be our prime objective, that we are going to
maximize the shareholders' wealth, and through optimal capital structure only it is possible. Now planning the capital structure क्या होता है कि अगर हम capital structure हमने पढ़ लिया कि क्या है own capital and all हमें raise करना है, उससे पहले अगर हम थोड़ी सी planning कर लेते हैं कि हमें capital structure को कहाँ से कितना raise करने पर कितना dividend देना पड़ेगा या कितना interest देना पड़ेगा and all that, so it is a very difficult process. Psychological means it involves a huge, you can say, involvement of your head. We will have to plan accordingly. It is little complex process also and qualitative as well. सो हमारा जो प्लानिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो इस हिसाब से इतना क्वालिटेटिव होना चाहिए दैट वी आर चूजिंग दी बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अस एट लीस्ट. It involves balancing the shareholders' expectations and capital requirements of the firm. शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्टेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन अपना पैसा अगर हमें लगा रहा है बिजनेस में या कुछ भी कर रहा है, सो इट हैज़ द एक्सपेक्टेशन दैट ही शुड बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ दैट, कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ सिक्योर रहे, लगा रहेगा, और उसको मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर जो भी कंपनी का प्लान है कि जिस हिसाब से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जनरली वो एनुअली होता है, कि उसको वो एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले मुझे. तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ये हमारा काम होगा कि हमें बेसिकली शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट भी करना है, और रिस्क जितना ज़्यादा कम से कम हो सकेगा, जितना कम से कम हम कर सकेंगे वो हम करेंगे. रिस्क जितना, कभी भी हम किसी भी टॉपिक की बात करें, नॉट जस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें, क्योंकि फाइनेंस में जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए या आगे भी करेंगे, हम हर जगह यही बताएंगे कि रिस्क जितना भी कम से कम हम कर सकते हैं. कम कैसे करेंगे? जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज लेना, फ्यूचर के बारे में नॉलेज लेना, पास्ट एक्सपीरियंसेस एनालिसिस करना, ये सब करके हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे. और कोई भी ऐसा प्लान अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस में जिसमें सबसे कम रिस्क है वो हमारे लिए बेस्ट है. नाउ प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको प्लान करने के लिए ये सारे कंसिडरेशंस हैं, ये पॉइंट्स हमको कंसिडर करने चाहिए बिफोर हैविंग द प्लानिंग डन फॉर आवर कैपिटल स्ट्रक्चर. पहला तो रिटर्न होएगा. हमें सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने से पहले वी ऑल्सो हैव टू एनालाइज दैट क्या ये कितना रिटर्न मैक्सिमाइज, हमें कितना रिटर्न जनरेट करके देगा, क्या वो मैक्सिमम है. सारे अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 3 4 5 जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लास्ट टॉपिक में, और उसमें हमें प्लान सी ने बेस्ट रिटर्न्स दिए थे. 15.14 करके EPS रिटर्न्स आ रहा था पर शेयर, जो भी है अर्निंग्स पर शेयर, तो हमने वो प्लान चूज़ किया था, रिकमेंड किया था कि दैट शुड बी चूजन. नाउ सो रिटर्न, हमें पहली बात तो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग में दैट व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रिटर्न्स, विच प्लान विल गिव अस द मैक्सिमम रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर EPS एंड मार्केट. उससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमारा बढ़ता है. अब कोई ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है नॉर्मली कि तुम EPS को बढ़ाने की बात हमेशा कंपनी क्यों करती है, कि अर्निंग्स पर शेयर होल्डर डिविडेंड हो जाता है और वो तो शेयर होल्डर्स को पैसा चला गया, कंपनी के पास तो कुछ नहीं रहा. बट अगर उसका अर्निंग्स पर शेयर रहता है इंक्रीज तो मार्केट वैल्यू हमारी रहती है, हमारा वैल्यूएशन ऑफ द फर्म अगर हम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कोई भी कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू कितना है, हमारा मार्केट वैल्यू कितना है इज व्हाट इट इज. वी एज द ब्रांड इफ हैव गॉट गुड मार्केट वैल्यू देन दैट मीन्स दैट वी हैव गॉट गुड, आई मीन गुड रेपुटेशन. कई बार क्या होता है कि ब्रांड की वजह से ही चीज़ें बिक जाती हैं. पीपल विल ट्रस्ट द ब्रांड, ओके ये इस ब्रांड का चीज़ है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ख़राब नहीं होगा, हम ले लेते हैं. दे इवन try even get ready to pay you a higher price. There are so many big brands which are just giving us the products. I would not say that their products are not better than others. Their products are good, but not that much good the way they are charging us so high. They're charging us so high to us. This is my personal experience also. There are people who just run after the brands. They just go and buy the branded products just to show off and pay huge prices for that also.
हमारा एलवी का एक प्रोडक्ट अगर हम बोलते हैं, वो हमें बैग्स बनाता है या वट एवर चीज़ें हमें हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल है, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल एट अ लेसर प्राइस एंड 5 lakhs पर यूनिट. एक बैग वी विल नॉट बी एबल टू गेट लेसर देर 5 lakhs of the rupees. So it is all मार्केट वैल्यू है उनका, ब्रांड का ब्रांड वैल्यू है उनका मार्केट में. तो ईपीएस हायर करना मतलब मैक्सिमाइज करने का मतलब यही है कि इफ यू आर एबल टू मैक्सिमाइज और इफ यू हैव गॉट द मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू इन दैट मार्केट, देन वी आर इजीली एबल टू सेल एनीथिंग एंड पीपल विल बाय इट. दे विल जनरेट अ ट्रस्ट इन अस, इन आवर प्रोडक्ट्स, दे विल बाय इट. कॉस्ट नेक्स्ट हमारा प्लान, जब हम प्लानिंग करेंगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का. हाँ, सो इसमें हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है. पहला तो है कि ठीक है हमारा मैक्सिमम रिटर्न्स का दिमाग में है ही वो चीज़, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हम उसी पैसे को, जो कैपिटल स्ट्रक्चर को रेज करना है, उसको अगर हम कम कॉस्ट पे कर लेंगे तो वो भी हमें प्रॉफिट देगा. कॉस्ट कम होनी चाहिए, जितना कम से कम होगा. रिस्क इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी शुड बी सीइंग कि किस में हमारा कम से कम होगा. Risk we while planning the capital structure, we should take into consideration that plan should have the minimal of the risk. ऐसा नहीं हो कि हमने कहीं से पैसा ले लिया, कुछ हुआ और फ्यूचर में कोई भी हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या उस कैपिटल स्ट्रक्चर की हमें तो उतने पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम रेज ही ना करें. नहीं तो अदरवाइज विल बी गिविंग द कॉस्ट एंड वी विल नॉट बी यूजिंग इट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स. मे बी वी विल नॉट बी एबल टू मेक दैट मनी आउट ऑफ दैट कैपिटल पैसा, जिससे कि उसका कॉस्ट ही हम निकाल पाएँ. So we should be very cautious while making this plan. Control, avoid the dilution of the management's control. Then hence डेट प्रेफर टू द न्यू इक्विटी शेयर्स. बहुत बार क्या होता है कि अगर हम इक्विटी से, क्या सपोज अगर हम इक्विटी से सारा पैसा ले रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर, then obviously control to certain extent will go to them. Although management is responsible in taking care of all the decisions in the business, but while taking the decision of who will be the management, it is somehow given to the shareholders, equity, new equity shareholders. अब जितने ज़्यादा न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा दिमाग होंगे, उतने ही ज़्यादा उनके डिसीजंस में डिफरेंसेस भी होंगे. अगर सपोज उनको चूज़ करना है, देर आर लाइक से 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स वी हैव, तो वो लोग मैनेजमेंट चूज़ कर रहे हैं या जनरल मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जनरल मीटिंग्स में अपने इश्यूज उठा रहे हैं, कुछ कुछ अपनी प्रॉब्लम्स, या मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो कंट्रोल है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग मोर नंबर ऑफ़ पीपल. एंड जितना कम से कम नंबर ऑफ़ पीपल के पास कंट्रोल हो उतना अच्छा है, सो दैट मोर नंबर ऑफ़ पीपल, मोर प्रॉब्लम्स, मोर माइंड्स और मोर मिसमैच होने का चांसेस है. तो कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल तो करती है, तो कंट्रोल के अगर हमें देखना है, कंसिडर करना है पॉइंट को, तो देन डेट इज़ प्रेफर्ड टू न्यू इक्विटी शेयर्स. के हम न्यू इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लेके आएँ, वो फिर अपने बिजनेस में लेके आएँ मार्केट से, वो फिर अपना कुछ आइडियाज़ देंगे, पुराने ऑलरेडी हैं तो वो थोड़ा बहुत कहीं कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट होता है. इस वजह से टू अवॉइड दैट डाइल्यूशन मैनेजमेंट क्या करती है, डेट को प्रेफर करती है एट टाइम्स. सो वी हैव टू जस्ट सी, अगर हमारे पास किसी सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स को प्रेफर है करना, अब वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है या सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि सस्ता इन द सेंस कि इक्विटी का तो कोई फर्दर फिक्स्ड होता ही नहीं है कॉस्ट. तो अगर हमारे लिए वो ठीक है तो हमें लेना चाहिए, बट जनरली कंट्रोल को अपना दिमाग में रखते हुए हमें डेट को प्रेफर करना चाहिए. तो ये हम प्रॉपर प्लानिंग अपनी करेंगे ही एज अ फाइनेंस मैनेजर इफ़ वी वुड बी डूइंग इट. फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल, ऑल्दो कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल्स नहीं होते. ऑल्टरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट मच कॉस्ट्स एंड डिले टू रेज द फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जब हमें जैसा जितना पैसा चाहिए वैसा उतना पैसा हम मार्केट से रेज कर पा रहे हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. ऑल्दो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑल द टाइम नहीं रेज करते, ना ही हम उसको हमारे पास, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ही हम कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब करें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, या हमारे पास एक्सपेंशन का कोई प्लान है कि हम अपना बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं, तो कोई हमें फिक्स न्यू एसेट्स खरीदने हैं, तभी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. मे बी न्यू लैंड बिल्डिंग बाय करना है, कोई फिक्स फर्नीचर्स बाय करने हैं,
कोई प्रॉपर एक न्यू ऑफिस ही स्टैब्लिश करना है, उसके लिए हमको कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑल द टाइम तो नहीं ज़रूरत पड़ती है, बट जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़े तब हमें विद दी मिनिमल कॉस्ट हमको मिल जाए, दैट इज़ व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी इज़। एंड ऑल्सो वी शुड ट्राई कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर हमें उसको कम करने की ज़रूरत है, कम इन द सेंस कि उसको रीपे करने की ज़रूरत है, कि हमने सपोज 10 करोड़ रुपए का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी है और हमने मार्केट से रेज़ किया हुआ है और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 10% है, तो हमें 10 लाख रुपया सपोज देना पड़ रहा है उसकी कॉस्ट, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रही है, उतना हम नहीं अर्न कर पा रहे हैं उस कैपिटल से। तो उसमें से कितना है जो हम रीपे कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड टाइम के लिए अगर हमने इशू किया हुआ था कैपिटल तो हम रीपे कर ही नहीं सकते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो कम से कम 10 साल तक तो देना ही पड़ेगा 10 लाख रुपया या जो भी उसका कॉस्ट है XYZ अमाउंट। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब हम चाहें रीपे करना तो हम उसको कर भी पाएँ। छोटा सा एक क्लॉज अगर हम इशू करते टाइम ही डाल दें कि वी कैन रीपे इट एज एंड व्हेन कंपनी रिक्वायर्स, और फिर लोग खरीदते हैं हमारा हमारा शेयर डिवेंचर कुछ भी, तो वो हमारे लिए ईजी है, यानी कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी कर लिया है। ठीक है, कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी इतना होना चाहिए वो पैसे का जो हम रेज कर रहे हैं थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर, कि वो अपना प्रिंसिपल को भी अर्न कर सके, कि वापस कर पाए हम फ्यूचर में, और उसके ऊपर जो हमारा कॉस्ट है वो भी हम उसको पे कर पाएँ, और दूसरा अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट बचा पाएँ। सॉरी। सो वैल्यूएशन ऑफ फर्म क्या है, इसमें हम थोड़े बहुत कुछ टर्म्स अभी पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। बिफोर वी गो फॉर द एक्चुअल थ्योरीज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजी। जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग पढ़ लिया, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कब कैसे करनी है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्चुअली में क्या क्या होना चाहिए, कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस होना चाहिए, रिस्क लेस होना चाहिए, ऑल दैट। फिर हम ये भी अभी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे करें, डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए, वैल्यू ऑफ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ हमने रियल टाइम का। जैसे कि व्हाट्सएप, वी यूज व्हाट्सएप, राइट? इट्स एन ऐप वी एवरीबडी इज यूजिंग. It has come as a threat to Facebook, because sometimes in the times in the recent years it was, I'm sorry, it was recently, it was in such a way that Facebook found it its competitor and people were using it in such a good manner and at a large number, कि उनको लगा कि all over the world में Facebook WhatsApp जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. So what Mark Zuckerberg did, Mark Zuckerberg is the owner of the Facebook, what he did is he just bought that, he bought WhatsApp. So now WhatsApp is the product of Facebook. He bought Instagram also, or maybe there is some partnership or something like that. So it's a product of Facebook now. तो वो जो बाय करने का हुआ कि मुझे उस पर्टिकुलर ब्रांड को या कंपनी है, फर्म है, कुछ भी है, उसको बाय करने के लिए कितना पैसा देना होगा, कितना पैसा कोई देगा तो उसको बाय कर सकता है. आई एम फॉर एग्जाम्पल रनिंग एन XYZ कंपनी एंड somebody else who's a bigger businessman in the market wants to buy my company because he thinks that my company can be a threat to him in future. अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकती है, या उसका बिजनेस कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे शायद, ऐसा है. तो वो अपने कंपेटिटर्स को मार्केट में ना आने देने के चक्कर में हम बिजनेस को बाय कर लेते हैं कि ठीक है, आप मत करो ये बिजनेस, हमें दे दो, हम इस और आप इससे हमसे पैसे ले लो इसके कुछ अच्छे. सो वो बेसिकली जो बाय होता है, प्राइस पे अग्री होता है, वो कहाँ से आता है वो प्राइस, तब ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन होती है. वैल्यूएशन होता है उस फर्म का कि हमारी फर्म की एक्चुअल में वैल्यू है कितनी, वो वैल्यू निकालते हैं, उसके ऊपर शायद कुछ और 10% 20% एज अ प्रॉफिट वो ऑफर करते होंगे, तभी कंपनीज इधर उधर बिक भी जाती हैं कि ठीक है आप हमें इतना पैसा दे दो, वी विल ट्राई टू स्टार्ट समथिंग एल्स, अपना कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, या नहीं भी होगा तो हमें बस इतना अच्छा पैसा आ गया, हम इस पैसे से अपना कुछ अपना देख लेंगे, वट एवर हमारी नीड्स है हम उसको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे ना दैट. सो वैल्यूएशन यहाँ पर भी ज़रूर होती है. तो ये है ही है कि हम वैल्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. जितना शेयर होल्डर्स का वेल्थ हम बेटर कर पाएंगे, EPS हमारा मार्केट में बेटर कर पाएंगे, हमारी कंपनी का वैल्यू बढ़ता जाएगा. स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे हमारा कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं ऑलरेडी, वहाँ पे अगर हमारी कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा तो हमारा नाम और ऊपर होता रहता है, जो हमारा पोजीशन है कंपनी का वो एक नंबर और में भी एक और सीरियल ऊपर हो गया, या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर वैल्यूएशन से इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस इन मेकिंग आवर कंपनी नेम्ड देयर एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग इट. अगर कोई छोटी मोटी कंपनी जिसको कोई जानता ही नहीं, आप बोलो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, सो पीपल मे नॉट नो इट बिकॉज उसका उतना तो ब्रांड वैल्यू है, वैल्यूएशन नहीं है उस कंपनी का उतना दैट वे.
Whereas if we talk about Reliance, everybody knows. If we talk about Amazon, everybody knows. Even we know the owners by their names. Ki Jeff Bezos is the owner for Amazon. Then okay, Ambani is there for this. So अगर आप इन brands में काम कर रहे हैं, so this is actually a thing of you can say अपना एक अपने आप ही pride की बात भी होती है. So people try to actually value their firm and try to increase their earnings and maximize it so that their name is there in the market and people are aware of it. They would want to work with you also, they would want to invest your organization also. हर तरह से आपको सब कुछ इजीली मिलेगा अगर आपका वैल्यू है मार्केट में आपकी फर्म का. आपके साथ लोग अच्छे अच्छे लोग आकर काम भी करना चाहेंगे और पैसा भी लगाना चाहेंगे. Whereas अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की नहीं है, वी आर नॉट अर्निंग गुड, वी डोंट हैव गुड नेम, वी मे नॉट क्रैक गुड पीपल. बिकॉज जो जनरली जिन लोगों के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या बहुत उनके पास अच्छे ब्रांड्स के साथ एक्सपीरियंस है, वो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने में थोड़ा सा उनको लगता है कि हम क्यों करें. राइट, इट हैपन इवन इफ वी ऑफर देम गुड मनी, तब भी उनको आने में डाउट लगता है कि पता नहीं कितने टाइम तक कंपनी, छोटी कंपनी है, मुझे पता नहीं कितने टाइम तक ज़्यादा पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी. तो वैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट टू ये सारे पॉइंट्स भी. इफ यू वांट you can write in examination that what exactly is value of firm, why it is important, these are all the points where it makes good name and everything. And ये importance भी है इसकी. Earnings are a function of investment decisions. ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिफिकल्टीज, इंपॉर्टेंस, सब कुछ पढ़ चुके हैं. तो अर्निंग्स भी उसका एक फंक्शन है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज का फंक्शन है. अर्निंग्स तभी होंगी जब हम ऑपरेट जो कर रहे हैं वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहे हैं. हर चीज़, हमारे सारे प्रोसेसेस, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी इन्वॉल्व हैं, कॉस्ट्स यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल दैट. और हमारा अपना जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, ऑपरेट करने का प्रोसेस है प्रॉपर. इफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग एफिशिएंटली इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन अर्निंग्स ऑब्वियसली आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड इट विल बी हाई और मैक्सिमम. Then weighted average cost of capital we already have studied is a function of the capital structure. Capital structure का function हो गया weighted average cost of capital. जो हमें पढ़ा था cost of capital specifically हमने निकाला पहले equity का इतना, preference का इतना, debt का इतना, फिर हम total उसको किया, उसका एक weightage दे दिया और फिर उसको हमने weightage से multiply करके उसका एक हमें weighted average cost of capital निकाला था, which gives you the idea कि इतना percentage is the on an average cost of entire capital structure we have is. Okay, value of firm is derived by the capitalizing the earnings by its cost of capital. एक तो अर्निंग्स हमारी टोटल कितनी है डिवाइडेड बाय व्हाट ये हम करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म टू सर्टेन एक्सटेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है. वैल्यू ऑफ द फर्म वेरीज ड्यू टू द चेंजेस इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखिए दो चीज़ें हैं, अर्निंग्स को डिवाइड करें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो अर्निंग्स भी हमारी हर साल सेम नहीं रहती हैं. और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ऑल्सो नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली बट इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड. मे बी कि इस साल अगर कुछ हो रहा है तो 2-3 साल बाद कुछ और चेंज हो सकता है, या और मतलब बहुत ज़्यादा भी चेंज आ सकता है 5 years के बाद, या कुछ है मे बी बिकॉज ऑफ टैक्सेस या किसी भी वजह से. राइट, तो वैल्यू हम ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट में जो लिखा है कि वैल्यू ऑफ द फर्म वेरीज, वो वेरी क्यों करता है. आज जो वैल्यू है कंपनी की या आज जो वैल्यू है आपकी भी एज एन एम्प्लॉय भी हम समझते हैं अगर फाइनेंस मैनेजर की, वो नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस वी होल्ड, बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव डन और वी हैव लर्नड इन दिस ईयर. आपकी खुद की वैल्यू भी बढ़ रही है ना, ईयर आफ्टर ईयर. यू वर इन फर्स्ट ईयर समटाइम, देन यू केम इन सेकंड ईयर, यू आर एवरी ईयर वी आर मूविंग टू दी टुवर्ड्स दी प्रोग्रेस. सो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है. कभी इस साल में जो है वो ज़रूरी नहीं अगले साल में रहे, बढ़ भी सकती है और टू सर्टन एक्सटेंट कम भी होती है. कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वी आर नॉट सिटिंग हियर इन द मार्केट टू लूज एनीथिंग, लॉसेस के लिए नहीं बैठे हैं. मगर वो बढ़ती रहती है या कम भी एट टाइम्स हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्निंग्स सेम नहीं है. अगर किसी टाइम में हमारी अर्निंग्स कम हो गई या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इन दोनों ये दोनों चीज़ें भी कई बार चेंज हो जाती हैं या कई बार एक ही चेंज हो रही है, कुछ भी है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑब्वियसली ऊपर या नीचे होता है, वो भी चेंज होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट अफेक्ट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म बट इट कैन अफेक्ट द रेजिडुअल शेयरहोल्डर्स अर्निंग. कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ईबीआईटी को तो नहीं कर रहा है, एक तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि आपने वो इनकम स्टेटमेंट हमने देखा था जब
हमने देखा था, उसमें स्टडी किया था कि सेल्स सबसे टॉप पर था। सेल्स में से हमने लेस किया था अपना फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने लेस किया था वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह से हमारा जो भी है EBIT आ गया था। तो EBIT आने तक हमने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट को कुछ नहीं पे किया, ना इंटरेस्ट पे किया था, ना डिविडेंड पे किया था, कुछ नहीं किया था। और कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट तो वही है, डिविडेंड है या इंटरेस्ट है। EBIT में से अभी तक कुछ नहीं लेस हुआ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट अफेक्ट द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर की टोटल अर्निंग्स जो है वो बाद में, अब EBIT के बाद जो हम पे करेंगे, EPS को बेसिकली वो इम्पैक्ट कर रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हमारा जितना भी हाई वैल्यू होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे हमारा EPS कम हो जाएगा, क्योंकि EBIT तो हमारी अर्निंग्स हो गई है, जितना भी था हमने कॉस्ट वॉस्ट सब निकाल लिया, जो पैसा लगाया था सब कुछ पे कर दिया, और हमारा ये फ्रेश अर्निंग्स है। अब इसमें से हमें एक तो इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, या गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं, बस बाकी सब हम पे कर चुके होते हैं EBIT में से। तो कैपिटल में जनरली EBIT को इम्पैक्ट इतना नहीं करता। जैसे कि ये हो गया, सेल्स 10,000 रुपये था, उसमें से हमने कॉस्ट लेस कर दिया, GP आ गया, फिर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, EBIT आ गया, इंटरेस्ट लेस करेंगे अब हम, फिर टैक्स लेस करेंगे हम, प्रेफरेंस को देना है अगर हमारे पास है तो उनको दे दिया, जो बच गया वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, और हमें वो अजम्पशंस हम क्या अज्यूम करते हैं, हमें ये अज्यूम करना है, मतलब when we are actually applying those theories which we will study now, नेट इनकम या नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला है, या M&M है, या ट्रेडिशनल अप्रोच, कोई भी theory है, जब हम वो अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर इन थ्योरीज की एग्जाम्पशंस हैं कि फर्म विल यूज ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो इक्विटी से पैसा लेगी या डेट से पैसा लेगी। देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज नो चेंज इन दी टोटल एसेट्स। मतलब हम जो कैपिटल थ्योरीज से डिराइव करेंगे ना, चीज़ें पढ़ेंगे, रिजल्ट्स उनके जो भी आएंगे, वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उन थ्योरीज को लगाने से बात, वो लगाने से जो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हम थ्योरी में पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करने से पहले हमें ये सारे अज्यूम करनी चीज़ें कि कंपनी के पास एक तो डेट है या इक्विटी है, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो कंपनी चेंज नहीं कर रही, कोई एसेट में चेंज नहीं कर रही, कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं ला रही है, कोई नई मशीनरी नहीं लेकर आ जा रही है, मतलब जो भी टोटल एसेट्स आ जाए, फिर हम कोई थ्योरी लगा के कुछ स्टडी करेंगे तो वो एसेट्स इन इन बिटवीन चेंज नहीं हो जाएंगे। सो विल बी नो चेंज इन द टोटल एसेट्स ऑल्सो, वो सब कुछ सेम रहेगा। As far as the value of the total assets are concerned, it will remain same, it will not change before and after application of those theories. Then 100% dividend payout ratio, दैट इज नो रिटर्न अर्निंग्स। जैसा हमने अभी इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा ही होता है ना कि सारे टोटल अर्निंग्स आ गई, टोटल अर्निंग्स में से कंपनी कई बार क्या करती है, अपना कुछ पैसा रिटेन करके रख लेती है अर्निंग्स को फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि रिटेन अर्निंग्स कंपनी ने नहीं करना है, जितना भी पैसा बच जाएगा वो सारा कुछ उसने पे आउट कर देना है एज डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड करके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं इक्वल सबको पे कर देना है, और रिटेन कोई भी अर्निंग्स को अपना नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ चुके हैं, इक्विटी और डेट से भी कैपिटल रेज होगा। बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजन। हम ये भी समझ रहे हैं कि रिस्क भी हमारा स्टेबल है, रिस्क भी नहीं बढ़ रहा, कोई ऐसा नेचुरल कलामिटी नहीं आने वाली है, कोई जो भी एक रिस्क के फैक्टर्स होते हैं जो जो हमें नहीं पता, हम ये अज्यूम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तब क्या इम्पैक्ट होगा थेरीज का? नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेशन, कोई भी टैक्सेशन में जो भी रेट चल रहा है या जो हमने पहले से अज्यूम किया हुआ है या हमने पे किया है इन द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स और ऑल दैट विल आल्सो रिमेन सेम एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। देयर विल बी नो अदर कॉर्पोरेट टैक्स और एनी अदर पर्सनल टैक्स लेवीड इन द बिजनेस सो दैट हमारा कॉस्ट हाई हो जाए। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी सारी सिचुएशंस हैं, जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी सारे हमारे एसेट्स भी हैं, वो सबका वैल्यू सेम ही रह रहा है पहले भी और अभी भी, कोई चेंज नहीं आ रहा, इवन रिस्क भी नहीं बढ़ रहा है, रिस्क भी सेम ही रहेगा। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, और ये तो बेसिक है, ये समझे, हर एक्सपेक्ट करता ही है इन्वेस्टर को, पैसा लगा रहा है अगर वो किसी बिजनेस में, आप भी अगर कहीं पर अपना मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर होल्डर बन के या शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में हम लगाते हैं बहुत बार, तो हम सबका एक्सपेक्टेशन तो ये रहता है ना, पैसा कमाने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं,
कि हमने इतना पैसा रिस्क में डाला भी, पता नहीं कोई पैसा लेके हमारा भाग नहीं जाए। देयर आर सो मेनी कंपनी, स्मॉल कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स अपने आपको रजिस्टर करा लेती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, एंड देन दे लीव, दे डू नॉट नो कि कहाँ चले गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता तो हमारा एक तो रिस्क भी है पैसे का कि चला जाएगा, प्रिंसिपल मिलेगा नहीं मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए हो रही है, 10-10 साल के लिए हो रही है, 10 साल के लिए पैसा ब्लॉक भी हो रहा है, और उसमें भी अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। दे जस्ट think that yes, whatever they are investing, they will obviously be earning something on that. Give me 1 minute. I'm going to click your attendance and we will continue on. आपकी क्लास में ही इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कम क्यों रहता है? पीपल आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस। री की तैयारी चल रही है। जी बेटा, क्या कह रहे हो नमन? री की तैयारी चल रही है। आपके एग्जाम्स भी हैं। आई अंडरस्टैंड, बट शुरू से ही था ये सब। आप में से भी किसी के एग्जाम्स हैं अभी? यस मैम, सबके हैं ऑलमोस्ट। सबके ही हैं? कौन से सब्जेक्ट में री आई हुई इतनी ज़्यादा? 2-3 तो सबको देना है। ओके, चलो कोई नहीं, आप स्टडी करो उसका। आज जो MCQ है 6 o'clock होगा। आई जस्ट शेयर द लिंक इन द ग्रुप, आप उसको प्लीज़ कर लीजिएगा। छोटा सा ही टेस्ट है, जैसे लास्ट टाइम 15 क्वेश्चंस थे, इस बार मैंने और क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। 10 मार्क्स का एक तरीके से टेस्ट होगा। आप लोगों को स्कोर्स भी अपने आई थिंक बाद में दिख जाएंगे। दिस इज़ द वे वी आई हैव सेट द टेस्ट दिस टाइम, कि आपको अपना स्कोर बाद में एंड ऑफ द टाइम जब आप सबमिशन कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। 1 मार्क ईच क्वेश्चन का रखा है, और 10 ही क्वेश्चन है सिर्फ, तो जल्दी वो ओवर हो जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका अपना एक ईमेल आईडी, ऑपरेशनल ईमेल आईडी जो है वो आप ध्यान रखिए, वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा उससे, तभी आप कर पाएंगे। सो इट माइट टेक वन मिनट ऑफ योर्स। तो 20 मिनट्स बहुत रहेंगे, 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और आप कर सकते हैं उसको। आप प्लीज सबमिट कर दीजिएगा, प्लस जस्ट बी इन टाइम एंड सी द लिंक इन टाइम, सो दैट आपका सबमिशन टाइम पे हो जाए। और सबमिशन टाइम के बाद का सबमिशंस मैं कंसिडर नहीं करूँगी, इसीलिए। ओके मैम। और किसी को कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे बताइए। आई जस्ट देन स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। इन टर्म्स को आप कुछ और भी लिख सकते हैं अपने आप ही, और उसको आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे KD मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ डेट, कैपिटल KS इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वटेवर। KE भी कर सकते हैं इसको याद करने के लिए इजीली, या KD इज ओके, कॉस्ट ऑफ डेट है तो CD भी आप चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। बट जहाँ कहीं भी आप इन टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर नीचे आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने उसको कंसिडर क्या करा है। KD को आपने क्या लिया है, कि ई को आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो नहीं लिया है, NOI तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम हम अभी पढ़ेंगे ही। नेट इनकम क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग, ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी आगे आने वाली थियरीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उनमें ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बार बार आएगा वहाँ पे। तो पूरा लिखने के बजाय हम ये स्मॉल टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर लेंगे ताकि ईजी रहे। इसलिए टर्म्स जो है मैंने आपको भी दिखा दिया है कि वी यूज़ इट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर टुडेज MCQ ऑल्सो, एंड फर्दर ऑल्सो फॉर योर ऑल दी reappears exam, and we will connect in next class now. Okay, good luck to you थैंक all. यू मैम। Thank you Naman, thank you all, bye bye.